जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित करने में चीन हमारे इस नए दोस्त ने अड़ंगा ला दिया है। जो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ बैठे हुए उनका कहना है कि ये सिर्फ एक नुक्ता भर है, बाकी दूसरी बड़ी चीजें हैं जो चीन के साथ आगे फॉलो करते रहने चाहिए, खासकर वो भी तब जब मिड अक्टूबर में यहाँ पर गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। चीन को ऐसे में कन्विंस कैसे किया जाए, अब ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभय जी, आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसी आप लोग आगे लेकर चल रहे थे, क्या वो पॉलिसी बीजेपी नहीं लेकर चल रही है, वो नीति आगे लेकर नहीं चल रही है और इसीलिए हमें ये सब देखना सुनना पड़ा है? नहीं, देखिए रूबिका जी, ये बात स्पष्ट हो गई कि जो मोदी सरकार की साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी थी उसकी सर्जरी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से कर दी। अब सेना ने अपना काम कर दिया, मोदी सरकार को आगे क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ हमको रिव्यू करने का समय आ गया है, क्योंकि पहले भी चिनाब और झेलम पर जब हमने बगलिहार और किशनगंगा डैम बनाया था तब वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान गया, वहाँ पर उसका ऑब्जेक्शन निरस्त कर दिया। वो वर्ल्ड बैंक गया, वहाँ एडजुडिकेटर ने कहा कि नहीं, आपका ऑब्जेक्शन हम नहीं मान्य करते, वो भी समाप्त हो गया। दोनों बांध हमारे 2 लेवल पर वहाँ हमने खड़े कर लिए उनकी नदियों पर। प्रश्न ये उठता है कि अब जो भारत ने उसको साफ्टा का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर रखा है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको हमको क्रब कर देना चाहिए। हमको जो बिजली की सप्लाई पाकिस्तान को करते हैं, जो शक्कर की सप्लाई मुंह मीठा कराना पाकिस्तान का बंद कर देना चाहिए। सर, मैं तो चाइना में हूं सर, आप पाकिस्तान कहाँ पहुंच गए? ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना, लेकिन मैं तो यहाँ चाइना की नीति पर बात कर रही थी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। चाइना के लिए हमको ये बात से मैं अप टू सम एक्सटेंट सहमत हूँ कि एकमात्र नेशन रह गया है जो पाकिस्तान के साथ है, उससे भी हमको पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए। जहाँ तक ब्रह्मपुत्र के पानी का है तो जो जैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2015 में था तब भी ये सिचुएशन बनी थी, क्योंकि 2011 से 15 तक जो 13 5-ईयर प्लान चाइना का है उसने 3 बड़े बांध ब्रह्मपुत्र में बनाने का मानस बनाया है, क्योंकि हमारा कोई उसके साथ वाटर ट्रीटी नहीं है। एक MOU है जो 2002 से हम 5-5 साल के लिए आपको जवाब देना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र के हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लो को लेकर वो जानकारी देता है चीन से, वो फ्लो को लेकर के कितना पानी पहुंच रहा है वो नहीं, बिल्कुल। अब हमको करना ये चाहिए कि आगे भविष्य के लिए चाइना से भी वाटर ट्रीटी पर विचार करना चाहिए, ताकि हमारे हित को हम संरक्षित रख पाएं, और ऐसा भविष्य में संभव होगा, मैं ये मानता हूँ। ये मैं बोल सकता हूँ प्लीज़? हाँ प्लीज़। हाँ, मैं बड़े अदब के साथ और रेस्पेक्टफुली, क्योंकि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बना है, तो मैं अभय जी से कहूँगा ये शॉल साड़ी की सर्जरी आर्मी ने कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। याद रखिए कि आर्मी की जाबाजी और प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये दोनों जुड़कर ही जो है ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक संभव होता है। आर्मी की जाबाजी तो जिस दिन से हिंदुस्तान आज़ाद हुई तब से मौजूद थी, उसमें एक क्षण भी कमी नहीं हुई। हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बढ़ोतरी तब से हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए पहले भी थी। इसको स्वीकार करिए आप, अगर ये बात हम सब स्वीकार करते हैं बहुत ही, वो देखा तो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और LOC के पार जाकर हमने स्ट्राइक की, ये बात माननी होगी। नहीं, हुआ वो सब मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, वो हम देख रहे थे। ठीक है, मान जाते हैं, चलिए, हम लड़ते नहीं हैं। यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, क्योंकि मैंने सब जनरल से सुना, उन्होंने कहा कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसलिए मैंने उनके शब्दों को कहा। अब बाकी हुई होगी, नहीं, ये तो पूर्व सेना अध्यक्ष के स्टेटमेंट देख लीजिए। आप जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2007 सर, मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? सुन लीजिए, ऐसे बीच में सीज़फायर वायलेशन। मैं फिर याद दिला दूं कि मेरा टॉपिक डिस्कशन का आज क्या है। हम ना सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं चाइना पे ही आना चाहता हूँ। मैं कैबिनेट के बाद चाइना पे ही आना चाहता हूँ। मैं चाइना नहीं, मैं हिंदुस्तान में रह के चाइना के बारे में बात करता हूँ, चाइना में नहीं आता हूँ, उसके विषय में डिस्कस करता हूँ। सुनिए, एक बात आप याद रखिए, चाइना का देखिए, बिल्कुल सही कहा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कि इंडिया हैज़ टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर, वो हम बन रहे हैं। दूसरी बात याद रखिए, चाइना को हिंदुस्तान से क्या मिलता है? अगर हिंदुस्तान को इतना % भी 1% भी नुकसान हुआ ना,
चाइना का 100% नुकसान होगा, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट आज कौन सा है आप भी जानती हैं। तो स्वाभाविक रूप से दिस वर्ल्ड डिप्लोमेसी, इंडियन, चाइनीज, पाकिस्तान, और ये जो डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी बहुत अलग टेंजेंट में काम करता है और बहुत सोच समझ कर ये सब हम डील करना चाहिए। तीसरी बात है, मैं देखिए दर्शकों को मैं बहुत समझाऊं, ब्रह्मपुत्र में क्या डैम बनेगा, डैम के ऊपर डैम बनेगा। दर्शक बोलेंगे सीधे शब्दों में समझा दो कि आप आज चाइना को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं सीधे शब्दों में समझा जाता हूं। सपोज मैं अभय दुबे जी के घर गया अपना बोरिया बिस्तर लेके कि अभय जी आपसे दोस्ती करनी है, और एक बोरिया बिस्तर में वहां छोड़ के आ गया, हमने हैंडशेक वगैरह किया, और बाद में आके मैंने कहा अरे एक तो मैंने बैगेज आपके घर छोड़ दिया है। अभय जी ने कहा नहीं अभी 1 महीने तक वापस नहीं करूंगा, 1 महीने बाद वापस करूंगा। मैं फिर बोलता हूं नहीं आप अभी वापस करिए। अभय जी ने कहा देखिए 1 महीने बाद ही वापस करूंगा। मैं अभी से अभय जी को गाली वाली देना शुरू कर दूं तो 1 महीने बाद भी वापस नहीं करेंगे। अभी चुपचाप में इंतजार करने तो दीजिए, अभी शांति से बात करूंगा, 1 महीने बाद देखूंगा क्या करते हैं वो, बैगेज वापस करते हैं कि नहीं। तो ये जो बैगेज है आपका, ये बैगेज बेसिकली मसूद अजहर ही है, जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ महीनों बाद ही नहीं वो हमारे पास आ ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। ये 3 महीने का विंडो है, मैंने आपको शुरू में कहा 3 महीने का विंडो है, इंतजार करिए। कुछ कहना चाह रहे हैं सर प्लीज। मैं आज की तारीख में अब मुझे जरा 1 मिनट जरा बात करने का मौका दीजिए। हाँ ठीक है, 1 मिनट मुझे बात करने का मौका दीजिए। देखिए इस डिबेट को पेटी पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए। अगर आप इसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करना चाहती हैं तो बात को बढ़ाता हूं मैं। देखिए इस समय सब पर्टिकुलरली चाइना और इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बहुत जोर देते हैं। चाइना इस समय पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा है। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं, चाहे सरकार ने इसे कंसिडर करे या न करे, या इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होगा, इसकी डिटेल क्या होगी, ये मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ। संबित जी इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए हमें चाइना को अगर अपने साथ एक छोटी छोटी बात पर लेना है तो उसको हमारे संग एक इस तरह का इकोनॉमिक पैकेज देना होगा जो चाइना हमको कभी छोड़ के जा ही ना सके। मैं इस तरफ इंडिकेशन दे रहा हूं कि जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो $47 बिलियन का बन रहा है, उसी तरह से अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट को एक तरफ रखते हुए, अपने पानी को एक तरफ रखते हुए, अपनी ट्रेड को एक तरफ रखते हुए, क्या हम चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकते हैं? क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी अवेलेबल है? मेरे ख्याल से इस किस्म की पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। अगर आप नक्शे देखें तो ये हो सकता है। देखिए अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट की बात तो रही एक, अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट कब सेटल होगी कब नहीं होगी। मैं जो बात कह रहा हूं इसको मैं सरकार से कहूंगा और सब जो इंटेलेक्चुअल से कहूंगा इसको थोड़ा विचार करें कि इसी के ऑपोजिट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बजाय जो कि $47 बिलियन का है, इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या बन सकता है ईस्ट में? मिस्टर फुंचो, उसको अगर हम बना लें तो फिर देखिए आप पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान 0-0 हो जाएगा। एक बहुत वाजिब बात कह रहे हैं कि बाकी सारे डिस्प्यूट्स को हटाकर अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कर दी जाए तो फिर चीन हमें छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, हेलो जी जी। हाँ, इसके बारे में मैंने हिंदू में छपा है जी एक आर्टिकल। हाँ, ये तो बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट होगा अगर इस तरह की बातें हुई तो। हाँ, लेकिन हमारे माइंड सेट तैयार नहीं है, ना कि सरकार में ये थिंकिंग है, ना बाहर भी ऐसा थिंकिंग है। कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन अगर इस तरह का हो जाता है, इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है तो भारत के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि वो जो कोई भी कम्युनिकेशन लाइक जाएगा, चाहे वो केबल वायर भी जाए या पाइपलाइन जाए या रोड जाए या रेलवे जाए, वो भारत सरकार कंट्रोल करेगा उसको। उसके लिए पैसा आएगा हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बनेगी, हमारे पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी, हमारे पर रेंट आएगा, और उसके बाद हमारे पास एक चाबी रहेगी। जब भी चाइना हमारे बॉर्डर पर छेड़ेंगे तो हम अपने हमारे पास चाबी होगा कि अब वो। हाँ, तो इसी तरह अगर ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, लेकिन हमारे जो पुराने लोग हैं जो 62 को भूले नहीं है, वो अभी भी चाहते हैं कि हम बदला लेंगे चाइना के साथ। तो ये एक बेवकूफ़ी चीज़ है। लेकिन मीडिया के थ्रू अगर 2 फ्रंट पे वॉर को लड़ना चाहते हो लड़िए। हमारे में तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं है कि 2 जगह पे हम लड़ाई करें। हमारे बिना हमारे कोर इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करते हुए, जैसे जनरल साहब ने कहा, बॉर्डर पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, पानी पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। उसके बावजूद भी हम अगर दोस्ती कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन ओपन हैं। मैं अभी और एशियन कंट्री से आया हूँ, हर जगह चाइना के साथ दोस्ती करने की बात हो रही है।
यहाँ पर वो तो 62 जो है उसको जरा भूल जाने की आप बात कह रहे हैं, उसको ठंडे बस्ते में आप डाल देना चाहिए। वी शुड लुक फॉरवर्ड। मुझे लगता है वी उपाध्याय साहब आप इस बात से अग्री करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि बहुत सारे इश्यूज हैं। बैंक का इशू है, जैसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी है, ये AIIB बनी है, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जब हम काफ़ी कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए माहौल सही होना बहुत ज़रूरी है और हमें एक अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां उनकी भी एक समझ होनी चाहिए। अगर ये सरकार बहुत छोटे छोटे मुद्दों को लेके अगर झगड़ा करने की बात अगर आगे आती है तो वो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। रसिया से हमारे क्या संबंध हों, चाइना से हमारे क्या संबंध हों, इनको सोच समझ के एक लंबे दरसे के उस दायरे में देखना चाहिए और संबंध उस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं। दुनिया बहुत, मेरे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और माहौल बहुत बिगड़ रहा है। और मैं जैसे मैं पहले बोल रहा था कि अभी चाहे अमेरिका में कोई भी जीते, उस माहौल में काफ़ी बहुत जल्दी तब्दीली आने वाली है। अमेरिका और चाइना का झगड़ा, अमेरिका और रसिया का झगड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो हमें एक सोचे पूरी अपॉर्चुनिस्ट हो जाना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट नहीं, हमें एक बहुत दूरदर्शी सोच के साथ में हमें एक स्टैंड लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हम क्यों किसी के लिए, पाकिस्तान के कारण हम किसी से क्यों झगड़ा करें, चाइना से या रसिया से। इसलिए अमेरिका भी अगर चाहेगा कि इंडिया चाइना लड़े, वो उनकी एक कूटनीति रहेगी।